तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप क्या समझते हैं सैंपल डिजाइनिंग के बारे में। आप लोग कुछ बता सकते हैं? अगर कोई बता सकते हैं तो बताइए। चलिए कोई बात नहीं है। आज सैंपल डिजाइनिंग में मेनली क्या होता है कि हम जो कोई भी काम करते हैं तो हम बहुत लंबे तरीके से किसी भी जो बहुत ज़्यादा मैटर हमारे सामने होता है हम उसका एक सैंपल लेते हैं और उस पर हम काम करते हैं। तो सैंपल के बारे में कहा जाता है कि अ सैंपल इज ग्रुप ऑफ पुपिल्स ऑब्जेक्ट और आइटम्स दैट में टेकन फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन फॉर योर मेजरमेंट। यानी जो ग्रुप है ये एक सैंपल ऐसा है कि जो बहुत बड़े समूह के कल होता है। जैसे भारत की जनसंख्या हम देख रहे हैं, आमतौर पर आप लोग एग्जिट पोल तो देखते होंगे ना। जब चुनाव होता है भारत में तो चुनाव के बाद हम चुनाव पूर्व ये अनुमान लगाते हैं कौन जीतेगा। तो हम कैसे अनुमान लगाते हैं? क्या भारत के सारे लोगों से पूछते हैं? क्या नहीं, कुछ सैंपल हम लेते हैं जगह जगह पे एरिया एरिया में जा करके सारे लोगों से ना लेकर के वहां के कुछ चुने गिने चुने लोगों से पूछ करके हम ये अनुमान लगाते हैं कि इस चुनाव में किसकी विजय हो रही है। तो वो जो लार्ज समूह, जो बहुत बड़ा समूह होता है, उसमें से हम कुछ कुछ लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, है ना। लेकिन वो सैंपल कैसा होना चाहिए? तो उस संपूर्ण पॉपुलेशन का वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। दैट मीन्स हम, अगर आप कल्पना कीजिए कि हम आपके कॉलेज के विद्यार्थियों के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो हम कैसे विद्यार्थियों से पूछेंगे? सारे विद्यार्थियों से पूछना संभव नहीं है, लेकिन हम पूछेंगे कैसे विद्यार्थी से? कुछ खास विद्यार्थी जो महत्वपूर्ण विद्यार्थी होंगे उस कॉलेज के, जिनसे हम बात करके ये अनुमान हम लगाते हैं कि अगर हम इस विद्यार्थी से बात करेंगे तो हमें लगभग सारे विद्यार्थियों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। वैसे लोगों से हम सैंपल को लेते हैं। तो वो सैंपल जो है सो हमेशा उस पूरे ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और हम उसको संपूर्ण के रूप में जनरलाइज कर सके। मतलब हम अगर कोई विद्यार्थी चुनते हैं तो हम ऐसा तुलना करेंगे कि अगर हम, वो विद्यार्थी कहता है कि मेरे महाविद्यालय में अधिकांश लोगों को अंग्रेजी भाषा बोलनी आती है, तो ऐसा विद्यार्थी है कि अगर वो बोला है तो सच में सबको आती होगी। वो इतना होना चाहिए, कम से कम एक अनुमान हम लगा करके चलते हैं। ये सैंपल, और सैंपल के साथ एक होता है सैंपलिंग। हम सैंपल लेंगे वो ठीक है, लेकिन अब सैंपलिंग कैसा? सैंपलिंग है क्या? ध्यान रखिएगा कि सैंपलिंग एक एक्ट है, एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है। किसका टेक्निक है, किसका एक्ट है, किसका विधान है, किसका कानून है, किसका प्रोसेस है, क्या विधि है? तो ये सेलेक्टिंग ए सुटेबल सैंपल है। ये एक अच्छा उदाहरण को चुनने की जो एक विधि है उसी को हम सैंपलिंग कहते हैं। अच्छा उदाहरण, अच्छा सैंपल को चुनने का जो टेक्निक है, जो एक्ट है, जो प्रोसेस है, उसी को हम सैंपलिंग कहते हैं। ये उस पूरे पॉपुलेशन का, उस पूरे ग्रुप का, उस संपूर्ण लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है सैंपलिंग। किसके लिए? किसी भी पर्पस के लिए, और उस होल के लिए वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है सैंपल। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि सैंपलिंग का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सैंपलिंग? क्या आप में से कोई हमें बता सकते हैं? चलिए खैर हम देखते हैं पर्पस ऑफ सैंपलिंग। सैंपल का क्या पर्पस होता है? तो सबसे पहले कि द लार्ज साइज, वो सैंपल क्या होता है कि हम किसी भी पॉपुलेशन का, लार्ज साइज वाली कोई पॉपुलेशन होता है, एक बहुत बड़ा समूह है लोगों का, और हम उतने बड़े समूह का सैंपलिंग करेंगे तो एक एक व्यक्ति से पूछ पाना मुश्किल होता है। तो हम उसमें कुछ कुछ लोगों को पूछते हैं और कुछ खास आधार पर लेकर के हम संपूर्ण के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। यहाँ अगर लॉजिक की बात की जाए तो हम आगमन का सहारा लेते हैं। कहते हैं ना कि राम मरणशील है, मोहन मरणशील है, सोहन मरणशील है, अतः संभवतः सभी मनुष्य मरणशील होंगे। कुछ उदाहरण के द्वारा हमने सबके बारे में अनुमान किया, है ना। ये एक कुछ खास सैंपल हम लेते हैं, एक बहुत बड़े लोग। दूसरी बात क्या है? ये टाइम फैक्टर है। सैंपलिंग हमारा समय को बचाता है और हमको बहुत जल्दी सूचना देता है। अगर हमें एक, हमारे एक विद्यार्थी हैं, वो मेरे गांव से हैं, इससे अभी आपके साथ अध्ययन की टीम में जुड़े हुए हैं, हमारे गांव से हैं और बहुत इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं वो, मेरा ऐसा मानना है। अगर हम उनको एक वर्क दें कि आप तो अपने पंचायत के, आपका जो ग्राम पंचायत है उसमें 8-10 विद्यार्थी हैं, उसमें लगभग 8-10 100 लोग हैं, उन सारे लोगों की उम्र क्या है, एक एवरेज उम्र क्या होगा जो जब वो पढ़ना शुरू करते हैं, मतलब कितने वर्ष की उम्र में वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, आप इसके विषय में जानकारी दीजिए। अब क्या होगा, एक एक व्यक्ति से पूछेंगे तो समय बहुत ज्यादा लगेगा। तब क्या करेंगे, कुछ खास खास लोगों को चुनेंगे
जो अधिकांश लोगों के बारे में जानकारी रखता है। तो सैंपलिंग जो है हमारा समय बचाता है और वो क्विकली, बहुत जल्दी हमें सूचना देता है, एक अच्छा सैंपलिंग। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, जब हम रिसर्च करने के लिए सैंपल इकट्ठा करेंगे और सैंपलिंग में जब हम करने के लिए जाएंगे तो वो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमारा समय बचे, समय पर हमेशा ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, एक चीज और सैंपलिंग में होता है, यहां कॉस्ट यानी लागत, टाइम, समय, इन सब चीजों का बचत होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहिए, अगर हम चेक करते हैं कुछ भी, किसी भी डिजास्टर सर्विसेज को चेक करते हैं तो हम उसके बारे में यहाँ पर वर्क करेंगे और हम जानकारी लेंगे कि हम कैसे जानेंगे। चलिए, अब एक चीज और, यहाँ क्या होता है सैंपलिंग में, हम ऑब्जर्वेशन यानी ऑब्जर्व कर सकें। हम ऐसा करना होगा, सैंपलिंग करेंगे तो हम ऐसे उदाहरण को, ऐसे सैंपल्स को लेंगे जिससे हम सम होल नॉलेज को, पूरी जानकारी को ऑब्जर्व कर सके, सब कुछ हम जान सकें। ये क्योंकि यदि आप सबके बारे में जानना चाहिएगा तो शायद वो डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं ले पाएंगे हम, एक एक उदाहरण को चेक नहीं कर पाएंगे। चलिए, हम मान लीजिए अगर चेक करते हैं, अभी कोरोना चला है ना, हम चेक करते हैं कि किस देश के लोगों में इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़िया है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आया था, चैनल पे बहुत सारा न्यूज आया, रिसर्च किया लोगों ने और पाया ना कि भारत के लोगों का इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा है। भारत के लोगों को अगर कोरोना हो जाए तो यहाँ के लोग उससे लड़ पाने में ज्यादा सक्षम होंगे, क्योंकि इनमें इम्यूनिटी पावर ज्यादा है। क्या एक एक व्यक्ति का इम्यूनिटी पावर चेक किया गया क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं है। तो क्या किया हमने, कुछ खास लोगों को, हर एक क्षेत्र से कुछ कुछ लोगों को लेकर के हमारे साइंटिस्टों ने टेस्ट किया, चेक किया और एक उदाहरण दिया, है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखें, सबको चेक करना कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कुछ खास लोग जो जिनके आधार पर लेते हैं वैसे लोगों को लेकर के चलते हैं। दूसरी बात, जब हम सैंपलिंग कहते हैं, एक्यूरेसी एंड सैंपलिंग, दैट इज अ सैंपल मे बी मोर एक्यूरेट। जब हम सैंपलिंग करते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप कि हमारा जो भी डाटा हमको मिले वो जहां तक हो सके वो एक्यूरेट हो, बेटर हो और अच्छा विधि हो, जहां तक हो सके हम उस पर शुद्धता का ध्यान रखें। ठीक है। अब हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, जब हम सैंपलिंग करते हैं तो सैंपलिंग के लिए ध्यान दिया जाता है, तो हम देखते हैं वहां एक आता है, इसकी विशेषता क्या है, सैंपल से हमको क्या फायदा है, सैंपलिंग से क्या फायदा होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि हम जब सैंपल करते हैं, किसी भी रिसर्च के लिए जब हम सैंपल इकट्ठा करते हैं तो सैंपलिंग के दरमियान हमको जो सामग्री मिलती है वो सस्ता होता है, सैंपल से जानकारी लेने में खर्च नहीं होता है। अब जब भारत में जब चुनाव होते हैं और एग्जिट पोल करते हैं तो अगर एक एक लोगों से हम पूछने लगे तो खर्च बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। ये उदाहरण है, ये बहुत सैंपलिंग का सिस्टम अलग अलग, हर जगह अलग अलग है, समय के साथ साथ हम उसको भी जानेंगे। लेकिन यहाँ ये जानिए कि सैंपल लेने के लिए जब हम करते हैं और किसी भी चीज का हम सैंपलिंग करते हैं तो वो खर्चा कम होता है, कॉस्टली वो बहुत चीप होता है, सस्ता पड़ता है। दूसरी बात, दूसरी विशेषता है, ये हमारा समय बचाता है, ये समय का बचत करता है। फिर जो सैंपलिंग अगर यदि होता है, जो हम सैंपलिंग करते हैं वो बहुत रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है, फेमस होता है। फिर हमारा जो बहुत सारा सेक्टर अलग अलग है उसके लिए बहुत सुटेबल होता है और साइंटिफिक है। ये सैंपलिंग हमेशा साइंटिफिक होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा सैंपल हमेशा साइंटिफिक होता है और प्रकृति से जुड़ाव रखने वाला होता है। अब आइए एक चीज और आप देखिए, सैंपलिंग का एडवांटेज क्या है, हमको फायदा क्या है जब हम रिसर्च करने के लिए सैंपलिंग इकट्ठा करने के लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कह दें कि झारखंड राज्य में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, और हम जब सैंपलिंग करें, एवरेज पढ़ा लिखा मतलब ज्ञानवान, यहाँ मैं डिग्री वाली पढ़ा लिखा की बात नहीं कर रहा, वो तो हमको एक्यूरेट मिल जाएगा, हम नॉलेजफुल ज्ञानवान की बात करें, कितने लोगों के पास ज्ञान है, यानी किताबी केवल सर्टिफिकेट लेकर नहीं पढ़े हैं, जो वास्तव में पढ़े, ऐसे कितने लोग हैं, तो हम यहाँ हमें सैंपलिंग की आवश्यकता पड़ जाएगी कुछ हद तक। सभी मामलों में ये उदाहरण भी सटीक नहीं बैठ रहा है, लेकिन आप समझिए कि ये हमें सैंपलिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो सैंपलिंग का एडवांटेज क्या है, हमको फायदा क्या है उससे, सोचिए। 1 मिनट तक मैं मौन रहूंगा और 1 मिनट तक आप सोचिए कि सैंपलिंग से हमें क्या क्या फायदा हो सकता है, और हो सके तो आप उसको लिख करके रखिएगा।
हाँ, उम्मीद है कि आप लोगों ने सोचा होगा, समझा होगा और आपके मस्तिष्क में कुछ कुछ एडवांटेज आए होंगे। बट जो पहला एडवांटेज है मेरी नज़र में, वो है वेरी एक्यूरेट। एक्यूरेट होता है। सैंपलिंग के माध्यम से हमें जो भी ज्ञान मिलता है वो एक्यूरेट होता है। सैंपलिंग के माध्यम से अच्छा सैंपल जब हम लेते हैं तब हम जो भी मैटर रिसर्च करके जो भी रिजल्ट निकालते हैं वो एक्यूरेट होता है, पक्का होता है। दूसरी बात, इकोनॉमिकल होता है, हमारे बजट में फिट बैठता है। इसकी ये दूसरी विशेषता है कि हमारे बजट में फिट बैठता है। इकोनॉमिकल इन नेचर। हमारी तीसरी विशेषता है सैंपलिंग के कि ये विश्वसनीय होता है, वेरी रिलायबल, बहुत ही अच्छा, और ये विश्वसनीय होता है, लोगों के बीच में एक्सेप्टेबल होता है। अब हमारी तीसरी विशेषता है ये सुटेबल रेशियो वाला होता है, लोगों को के बीच में ये जचने वाला होता है, फैक्ट होता है। तीसरी विशेषता है समय का बचत होता है, टेकलेस टाइम। और यदि हम ये जो अगर बहुत ज़्यादा रिसर्च का या दायरा हमारा बहुत बड़ा हो, फैला हुआ हो, लंबा चौड़ा हो, तब सैंपलिंग मेथड इज द ओनली प्रैक्टिकल मेथड फॉर कलेक्टिंग द डाटा। अगर हमारा मैटर बहुत लंबा हो, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हमको रिसर्च करना पड़ता है, तो वहाँ जो हम सैंपलिंग करते हैं वो प्रैक्टिकल होता है। और मेथड हमारा वहाँ केवल प्रायोगिक मेथड हो जाता है, वहाँ थियोरी का सिस्टम काम नहीं आता है। और उस समय जब हम डाटा करते हैं तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज हो जाता है कि यहाँ हम प्रैक्टिकल सैंपलिंग करते हैं। अब डिसएडवांटेज, क्या क्या इसकी खामियां हैं, सैंपलिंग सिस्टम की खामी क्या क्या है। शायद आपके मन मस्तिष्क में कुछ बातें आ रही होंगी जो सैंपलिंग की खामी है। सबसे बड़ी जो खामी है वो है कि सैंपल लेने के दरमियान संदेह को बहुत बड़ा स्थान मिल जाता है। कई बार ये सूचना संभावना रहती है कि हम जो सैंपल ले रहे हैं वो सही लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा। कई बार हमें गलत सूचना मिल जाने की संभावना होती है। दूसरी जो समस्या होगी वो ये है कि इसमें चांसेस ऑफ बैज होता है, इसमें गड़बड़ी की, भ्रम के चांसेस होते हैं। भ्रम के चांसेस कैसे हो सकते हैं, क्या आप ये सोच सकती हैं? सैंपलिंग में भ्रम का चांस कैसे होता है, क्या आप ये बता सकते हैं? सोचिएगा जरा, आप विचार कीजिएगा, इसमें भ्रम के चांसेस कैसे होते हैं सैंपलिंग में। देखिए, जब हम सैंपलिंग लेते हैं ना, और सैंपलिंग के दरमियान होता क्या है, जनरली हम आमतौर पर हम तो सोचते हैं कि हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए। जब हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो मेरे साथ जो भी विद्यार्थी हैं, 2-3 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो हम होना क्या चाहिए कि नहीं, हम जिस भी विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं तो हमें विद्यार्थियों के साथ में बिल्कुल पक्षपात नहीं करना चाहिए, बल्कि सारे विद्यार्थी को एक नज़र से देखना चाहिए, सबको एक सिस्टम से देखना चाहिए। लेकिन हम करते क्या हैं, एक नज़र से सबको देख पाते हैं क्या? नहीं, हम किसी न किसी विद्यार्थी के प्रति पक्षपाती हो जाते हैं, किसी न किसी विद्यार्थी का हम पक्ष ले लेते हैं। अब आप दूसरा उदाहरण लो, एक अच्छा उदाहरण। 2 देश के बीच युद्ध हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, ये ज़्यादा अच्छा उदाहरण रहेगा। 2 देश के बीच क्रिकेट मैच हो रहा है और वो देश ऐसा है जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, दोनों ही देश अपने में आपस में खेल रहे हैं। वहां क्या हमें पक्षपाती नहीं होना है, लेकिन वहां भी हम किसी न किसी एक का पक्ष ले लेते हैं, दूसरे को कहते हैं ये जीत जाए ये हार जाए, जबकि वो दोनों में से कोई भी जीते कोई हारे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो आमतौर पर सैंपलिंग में ये खतरा होता है, एक डिसएडवांटेज है ये कि यहाँ पक्षपात हो जाता है।
किसी एक ग्रुप के साथ हम पक्षपात ले लेते हैं। अब हम अगर रिसर्च करें कि हिंदू धर्म अच्छा है या मुस्लिम धर्म अच्छा है, और यहाँ जब हम रिसर्च करने के लिए कोई किसी तरह का डाटा कलेक्ट करेंगे, तब डाटा कलेक्ट करने के दरमियान क्या होगा, कहीं ना कहीं हम ये पक्षपाती हो जाएंगे, क्योंकि हम हिंदू हैं तो हम ये प्रूफ करना चाहेंगे कि नहीं हिंदू धर्म अच्छा है, प्रूफ करते हैं, या कहेंगे हम हिंदू हैं लेकिन हम प्रूफ करते हैं कि नहीं मुस्लिम धर्म अच्छा है। इससे हमें बचना चाहिए। ये चांसेस बहुत ज्यादा होता है कि हम पक्षपाती बन जाएं, लेकिन बचना है। हम अगर रिसर्च करेंगे कौन सा धर्म अच्छा है, तो हम उस समय ना हिंदू होंगे ना मुस्लिम होंगे, बल्कि हम केवल और केवल एक विद्यार्थी होंगे, एक शोधार्थी होंगे। तो ये खतरा है यहाँ सैंपलिंग में कि हम पक्षपाती बन जाएंगे। दूसरी बात, एक और समस्या यहाँ है कि जो नॉलेज हमको मिलेगा सैंपलिंग के बाद में, रिसर्च करने के दरमियान जो ज्ञान मिलेगा, वो एक्यूरेसी कितना रहेगा, उसमें कितना परफेक्ट नॉलेज मिलेगा, इसमें डाउट होगा। हमेशा हो सकता है कि नॉलेज जो मिलेगा हमको वो परफेक्ट ना हो। तीसरा जो खतरा है, तीसरे इसके नेक्स्ट यानी 5वीं, इसमें एक प्रॉब्लम ये होगा कि जो हम रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारे रहेंगे, सैंपल कलेक्ट हम जिनसे जिनसे करेंगे, वे सारे लोग बहुत कठिनता से मिलेंगे। हमने कहा ना कि हम ऐसे लोगों को चुनेंगे जो उस होल के बारे में, उस संपूर्ण के बारे में बता सके, है ना। हम अगर पीएनएम कॉलेज के सेमेस्टर 1 के विद्यार्थियों की क्षमता अगर हम जांचें, तो हम सेमेस्टर 1 में वैसे विद्यार्थियों को कलेक्ट करने में, वैसे विद्यार्थियों को इकट्ठा करने में बहुत प्रॉब्लम होगी जो सभी विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव जो है सैंपल्स, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, उनको चुनने में बहुत कठिनाई होगी हमें। ये एक सैंपलिंग का डिसएडवांटेज है। दूसरी बात, एक और चीज है, यहाँ जब हम रिसर्च करने के लिए जाएंगे तो हमें मैन पावर की आवश्यकता होगी, है ना। और मैन पावर को लेने के लिए ट्रेंड लोग चाहिए। अभी कोरोना में जब हम लोगों के बीच में भेज रहे हैं, हमें डॉक्टर चाहिए, नर्स चाहिए, तो कौन सा कैसा चाहिए, वो ट्रेंड लोग होना चाहिए। लेकिन ट्रेंड मैन पावर मिलने का प्रॉब्लम हमारे समक्ष आ जाता है। बहुत बड़ी एक समस्या हो जाती है कि हमें ट्रेंड लोग नहीं मिल पाएंगे, प्रशिक्षित लोग नहीं मिल पाएंगे। तो इससे थोड़ा सा सावधान रहना होगा कि हमें प्रशिक्षित लोग मिले। तो ये एक है कि अनट्रेंड मैन पावर मिलने की समस्या है। दूसरी बात, एक चीज और है कि इंफॉर्मेशन हमको जो देगा, जो सूचना देगा, वो कैसे लोग होंगे, ये भी निर्भर करता है। कई बार सूचना जो हमें देते हैं वो सही नहीं मिल पाते हैं, या उनका अनुपस्थिति हो जाता है। दूसरी बात, हम जो सैंपलिंग लेंगे उसमें कुछ गलती तो नहीं हो जाएगी। सैंपल लेने की विधि में गलती काफी बार होती है और गलती होने की संभावनाएं होती हैं। ये सभी सैंपलिंग के डिसएडवांटेज हैं, सैंपलिंग की खामियां हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है कि स्टेजेस ऑफ सैंपलिंग डिजाइन प्रोसेस। सैंपल जब हम डिजाइन करेंगे, सैंपलिंग का जब हम फॉर्मेट बनाएंगे, उसका डिजाइनिंग करेंगे, तो उसकी जो विधि है उसका क्या स्टेज है, हम क्या करेंगे। जब हम रिसर्च करने के लिए जाएंगे, आप लोग आगे चल के पीएचडी करेंगी, और पीएचडी करने के में जब हम सैंपल को इकट्ठा करेंगे, हम सपोज करो हम फील्ड में जाएंगे और लोगों से पूछना शुरू करेंगे, और जब हम मैटर कलेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक प्रश्न आता है ना। तो वहां ये है कि सबसे पहले कहते हैं कि हम डिफाइन द पॉपुलेशन। हम जिस विषय पर रिसर्च करने जा रहे हैं, जिस विषय के लिए हम सैंपल इकट्ठा करेंगे, सबसे पहले हम उस विषय की परिपूर्णता के बारे में, अगर हम आपके महाविद्यालय के विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम महाविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनको डिफाइन करेंगे, है ना, कि कौन कौन लोग हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी माने जाएंगे, कितने हैं वे लोग, किस किस कैटेगरी के हैं वे लोग। सबसे पहले हम उनको डिफाइन करेंगे, है ना। कई बार हम जब रिसर्च करेंगे तो हो सकता है हमें ऐसी आवश्यकता पड़े कि हम हमारे कॉलेज से जो लोग पास आउट हो गए हैं, अभी 1 साल 2 साल हुए, उन लोगों को भी हम ले लें। कई बार ऐसा रिसर्च में आता है कि उन लोगों को हम पूर्व विद्यार्थी कह करके ले लें तो चल सकता है। कई बार ऐसा मैटर आएगा कि नहीं, जो हमारे विद्यालय में अभी पढ़ रहे हैं केवल उन्हीं लोगों को हम लेंगे। तो ये पहले डिफाइन करना होगा कि जो होल जो पॉपुलेशन है वो कौन होगा, हमारा जो रिसर्च के है वो हमारे रिसर्च के अंडर में क्या क्या आएगा, हमारा दायरा क्या होगा, पहले आपको इसको जानना पड़ेगा। उसके बाद हमारा सैंपलिंग का फ्रेम यानी दायरा, एरिया क्या होगा, सिस्टम क्या होगा सैंपलिंग का, सैंपल लेने की विधि क्या होगी, हम इसको जानेंगे। उसके बाद सैंपलिंग यूनिट, हम जो सैंपल लेंगे वो कौन कौन सी इकाई से लेंगे,
किस किस से लेना है हमको, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, किससे लेना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं हमें इस विषय के लिए सेमेस्टर 2 और 4 के बच्चों को नहीं लेना है। तो हमारा सैंपलिंग का यूनिट क्या होगा, इकाई क्या होगा, ये देखिए। फिर अभी मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन ऑफ द सैंपलिंग मेथड, सैंपल की जो विधि है उस मेथड का सिलेक्शन करना है, उस मेथड को चुनना है। फिर सैंपल का साइज के बारे में एकदम निश्चिंत हो जाना है कि हम जो सैंपल लेंगे वो साइज क्या होगा, कितने लोगों को हम सैंपल लेंगे। अगर हम कॉलेज के विद्यार्थी के बारे में जान रहे तो कितने विद्यार्थियों को हम लेंगे, ये जानना होगा। हमारा सैंपल का साइज क्या होगा। फिर हमारा सैंपलिंग का प्लान क्या होगा। हो सकता है हम एक प्लान, कुछ तो प्लान करेंगे ना कि मैं हर दिन 10 विद्यार्थियों का इंटरव्यू करूंगा, मैं हर दिन 4 विद्यार्थियों के साथ बात करूंगा, मैं इस दिन कॉलेज में एक सेमिनार करवाऊंगी और सेमिनार के बाद उसमें से हम ये तय करेंगे कि हम इस विद्यार्थी को ले सकते हैं। तो हमारा प्लान, किसी भी काम के लिए एक प्लान हम लोग करते हैं ना, तो वो प्लान के साथ आप सभी नेट की तैयारी करने के लिए आए हो, अगर नेट की तैयारी के लिए भी आपको प्लान करना है, अगर आप प्लान करके तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत जल्दी से सक्सेस मिलेगा। और अगर प्लान करने में फेल्योर हो जा रहे हो तो शायद सक्सेस जल्दी नहीं मिल पाएगा, है ना। तो कोई भी काम का एक प्लानिंग होता है। और सेलेक्टिंग द सैंपल्स, फाइनल स्टेज, अंतिम जो स्टेज होता है वो है सैंपल को सेलेक्ट, चुनना, और चुन कर तय करना कि ये हमारा सैंपल होगा। ठीक है। अब इसमें से हमने देखा था डिफाइन द पॉपुलेशन, हम कल इस विषय को समझेंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग कि डिफाइन द पॉपुलेशन।